Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Students, we are discussing gases. Today's our topic of discussion is Dalton's law of partial pressure and Graham's law of diffusion and effusion. In our previous topic, we discussed about ideal gas equation and van der Waals equation. So let's start with the first topic, that is Dalton's law of partial pressure. Now, what is Dalton's law of partial pressure? Here is a picture of John Dalton, who discovered Dalton's law of partial pressure. This law was given by John Dalton in 1801. Statement क्या है, इसकी definition क्या है? How can you define Dalton's law of partial pressure? You can say that this law states that the total pressure exerted by a mixture of gases is the sum of the partial pressures of all gases present in it. Or you can say that the total pressure in a container is the sum of the pressure each gas would exert if it were alone in the container. So the total pressure is the sum of the partial pressures. P total is equals to P1 plus P2 plus P3 plus P4 plus P5. Let's suppose you have the two gases, hydrogen gas and helium gas. In one container you have hydrogen gas and in other container you have helium gas. So the total pressure is equals to the partial pressure of helium plus the partial pressure of hydrogen. इसमें क्या बताया है, ये आपको बता रहे हैं कि देखें आपके पास पार्शियल प्रेशर क्या होता है. डॉल्टन जो था, ये एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने आपके पास ये लॉ प्रेजेंट किया. इन्होंने कहा कि हमारे पास कोई भी कंटेनर है, ठीक है, कंटेनर है, उसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं. तो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लाइक गैस ए है, गैस बी है, गैस सी है, तीन गैसेस हैं, ठीक है. तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो उन तीनों गैसेस के प्रेशर का सम होगा. अगर वो सारी गैसेस आप अलग अलग कंटेनर में रखें, ठीक है, गैस ए आपने अलग कंटेनर में रखी, गैस बी आपने अलग कंटेनर में रखा, गैस सी आपने अलग कंटेनर में रखी, तो वो हर गैस जो मॉलिक्यूल्स पे प्रेशर एक्सर्ट कर रही है, और जब आप उन तीनों गैसेस को इकट्ठा रखते हैं तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होता है वो उन तीनों गैसेस के प्रेशर को ऐड करते हैं तो टोटल प्रेशर आता है. जैसे ही आपके पास एग्जांपल दी हुई है, एक आपके पास कंटेनर है, इसमें हाइड्रोजन गैस है, इसका प्रेशर है 2.9 atm. हीलियम गैस है, इसका जो प्रेशर है वो 7.2 atm है, ठीक है. क्या मतलब है कि ये किस प्रेशर से मॉलिक्यूल्स जो है वो वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, मतलब स्ट्राइक करते हैं. तो जब आप इन दोनों गैसेस को एक कंटेनर में रखते हैं तो इन दोनों का जो प्रेशर है वो किसकी इक्वल होगा, 7.2 प्लस 2.9 विच इज इक्वल्स टू 10.1 atm. ये बनता है ना, atm हमारे पास इसका यूनिट है. तो हमारे पास जो टोटल प्रेशर होगा वो किसकी इक्वल होगा, इन दोनों गैसेस के प्रेशर को सम करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, टोटल. अब पार्शियल प्रेशर हम किस लिए यूज करते हैं? पार्शियल मींस हम एक गैस के प्रेशर को डिनोट करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ बोथ गैसेस, के दोनों गैसेस का जो प्रेशर है उसको ऐड करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा. और नंबर ऑफ मोल्स भी ऐसे हैं, जैसे यहाँ पे इसके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो 0.60 है, यहाँ पे 1.50 है, तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इसमें कितने होंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे, ठीक है. सो ये डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. इसकी एक एग्जांपल देखते हैं. Air is a mixture of non-reacting gases like 78% nitrogen, 20% oxygen, 0.93% argon, 0.03% carbon dioxide, trace of neon, helium, krypton, H2, water vapors and pollutants. Gases such as oxides of sulfur and nitrogen are found in air. So the total pressure exerted by air is equal to the sum of partial pressure of each gases. ये जितनी गैसेस हैं आपके पास आपके एटमॉस्फेयर में, उन सब गैसेस के प्रेशर को हम सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा. किसका टोटल प्रेशर आएगा, एयर को. वो कितना होता है, 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी होता है, या 1 atm भी होता है प्रेशर. तो याद रखना है टोटल प्रेशर हमारे पास कैसे आता है. टोटल प्रेशर हमारे पास आता है जब हम क्या करते हैं, सारी गैसेस जो इसमें हैं उन सबको सम करते हैं. अगर दो गैसेस हैं तो उन दोनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा. अगर 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, जितनी भी आपके पास गैसेस हैं उनके प्रेशर्स को आप सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा, ठीक है. सो ये है हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर. अच्छा, अब डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर जो है वो आपके पास डिफरेंट यूनिट्स में होगा. लाइक आपके पास प्रेशर जो है वो टॉर में है, atm में है, ठीक है, जिसमें भी है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में है. तो आपके पास जितनी भी गैसेस हैं उन सब को आपने क्या करना है, लेट्स सपोज आपके पास यहाँ पे इसी को एग्जांपल देते हैं.
यहाँ पे ये वाला एटीएम में है, ये मिलीमीटर ऑफ मर्करी में है, तो ये आप एटीएम को मिलीमीटर ऑफ मर्करी में करें या मिलीमीटर ऑफ मर्करी को एटीएम में करें तो टोटल आपके पास यूनिट जो है वो एटीएम में आ जाएगा या मिलीमीटर ऑफ मर्करी में आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे आपके पास टोटल प्रेशर आएगा। अब हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन और पार्शियल प्रेशर का आपस में क्या रिलेशनशिप है। लेट्स सपोज आपके पास 3 गैसेस हैं, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, ये 3 गैसेस हैं। तो आपको कहा जाता है इसकी जनरल गैस इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, आप लिखेंगे PV इज इक्वल टू NRT होता है ना, तो P इज इक्वल टू NRT बाई V। ये आपके पास हाइड्रोजन के लिए आ गया, तो हम लिखेंगे प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन RT बाई V। उसी तरह लिखेंगे यहाँ पे हम NH2 की जगह क्या लिखेंगे O2, क्योंकि ये ऑक्सीजन गैस का प्रेशर दिखाया गया और ये नाइट्रोजन का है। अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर किसके इक्वल है, इन सब के प्रेशर्स को सम करें। आप क्या करेंगे, हाइड्रोजन के प्रेशर को सम किया PO2 प्लस PN2, तो आपके पास क्या आएगा टोटल प्रेशर। अब PH2 की जगह ये वैल्यू पुट कर लें, PO2 की जगह ये वैल्यू पुट करें और N2 की जगह उसकी वैल्यू पुट करें। तो अगर आप इन सब को देखें तो इनमें RT बाई V जो है वो हमारे पास कॉमन है, तो इसको अलग कर लें, पीछे बच जाएगा NH2 NO2 प्लस NN2। ये हमारे पास टोटल प्रेशर है। NH2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन है। NO2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन है। NN2 क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन है। ठीक है, सो ये हमारे पास NH2 प्लस NO2 प्लस NN2 इज इक्वल टू NT, वेयर NT इज द टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होंगे, इन तीनों के मोल्स को आप प्लस करें तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं NT मीन्स टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो ये बन जाएगा PT इज इक्वल टू NT RT बाई V। तो मीन्स प्रेशर और जनरल गैस इक्वेशन में भी हमारे पास क्या है, रिलेशनशिप है, होगा रिलेशनशिप, क्योंकि जनरल गैस इक्वेशन में जो हमारे पास आता है PV इज इक्वल टू NRT, उसमें प्रेशर आता है, तो इट मीन्स के प्रेशर और इसका आपस में रिलेशनशिप है। तो नेक्स्ट ये हमारे पास जनरल गैस इक्वेशन एंड पार्शियल प्रेशर। नेक्स्ट इज एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। देयर आर सम एप्लीकेशंस ऑफ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। नंबर 1, प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन। Respiration takes place due to difference in the partial pressure of oxygen in lungs and in our atmosphere. The partial pressure of oxygen in lungs is 116 torr, while in atmosphere it is 159 torr. ये बात याद रखनी है, जो हमारे ऑक्सीजन लंग्स में है उसका पार्शियल प्रेशर 116 टॉर है और जो एटमॉस्फेयर में इसका 159 टॉर। Thus, oxygen from air moves into lungs. Similarly, exhalation of carbon dioxide from lungs into atmosphere is due to high partial pressure of it in lungs as compared to atmosphere. Next one is respiration at high altitudes. Respiration is uncomfortable for some people at high altitude due to less partial pressure of oxygen. So respiration at low altitudes. Respiration at low altitudes, the sea divers use a mixture of gases like 4% oxygen and 96% helium to adjust the required partial pressure of oxygen. लो एल्टीट्यूड में भी डिफिकल्ट है, हाई एल्टीट्यूड में भी डिफिकल्ट है। तो लो एल्टीट्यूड में क्या होता है, जैसे आप सी डाइवर्स में वो आपके पास मास्क यूज करते हैं, ऑक्सीजन मास्क जो है वो यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है पार्शियल प्रेशर ऑफ ड्राई गैसेस। सम ऑफ गैसेस आर कलेक्टेड ओवर वाटर. The gas is bubbled through water and becomes moist. The pressure exerted by the moist gas is the sum of partial pressure of dry gas and water vapors. So you can say that P moist, मतलब moist gases का जो pressure है वो किसकी equal होगा, जो dry gases का pressure है और water vapors का pressure है। तो dry gas का pressure किसकी equal आ जाएगा, P moist minus P water vapors. तो आप P moist का moist जो आपके पास उसका pressure है, मॉइस्ट गैस का जो प्रेशर है उसमें से वाटर वेपर्स की प्रेशर को माइनस करें तो आपके पास ड्राई प्रेशर का भी आ जाएगा। तो इसके आप कह सकते हैं कि हम ड्राई गैसेस का भी पार्शियल प्रेशर जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल आप इसमें ये कह सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। नाउ व्हाट इज ग्राम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? सो to analyze the difference of diffusion from effusion, to define diffusion and effusion, to identify the applications of Graham's law. ये आपको अभी हम जो Graham's law पढ़ रहे हैं आपको पता होना चाहिए। आपको सबसे पहले ये पता होगा कि diffusion and effusion क्या होती है। लेक्चर जब ये कर लेंगे, कवर कर लेंगे उसके बाद, ठीक है। देन आपको ये भी पता होना चाहिए diffusion and effusion में क्या डिफरेंस है और उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं। सो स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। What are the gases? Moles of gases are always in rapid random straight line, endlessly bumping each other and hitting the wall of the container. This is discussed in the kinetic molecular theory. आपने जो kinetic molecular theory पढ़ी थी तो उसमें हमने ये बात की थी
कि हमारे पास जो है जितने भी गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या करते हैं, वो रैंडमली मूव करते हैं और रैपिड मूव करते हैं, वो एक दूसरे के साथ जो है वो स्ट्राइक करते हैं और विद द वॉल ऑफ द कंटेनर जो है वो स्ट्राइक करते हैं। ये हमने काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी में पढ़ी थी, ठीक है। द इंटायर स्पेस इन विच मॉलिक्यूल्स ऑफ अ गैस मूव रिप्रेजेंट्स द वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये जो जितना हमारे पास एरिया है जिसमें हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते हैं, वो हम कहते हैं इसका वॉल्यूम है, ठीक है, उसका गैस का वॉल्यूम है। Kinetic molecular theory, gases are very far from each other. There are no interaction between the molecules. They collide with each other and with the walls of the container in a perfectly elastic manner. ये भी हमने डिस्कस किया था kinetic molecular theory में कि हमारे पास गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके दरमियान में कोई भी अट्रैक्शन या इंटरेक्शन नहीं होती, वो एक दूसरे को पुल नहीं करते, एक दूसरे पे फोर्स एक्सर्ट नहीं करते, बस वो मूव करते जाते हैं, ठीक है। डाइफ्यूजन, अब हम डिस्कस करते हैं डाइफ्यूजन क्या होती है। द स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट नॉन रिएक्टिंग गैसेस बाय रैंडम मोशन एंड कोलाइजन्स टू फॉर्म अ होमोजेनियस मिक्सचर इज कॉल्ड डाइफ्यूजन, और यू कैन से दैट द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन इज कॉल्ड डाइफ्यूजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक बताया हुआ है, यहाँ पे हाई कंसंट्रेशन है सोल्यूट की, यहाँ पे लो कंसंट्रेशन है, तो हमारे पास यहाँ से मॉलिक्यूल्स जो है वो मूव करते जाएंगे किधर, लो कंसंट्रेशन की तरफ। द रेट एट विच टू गैसेस मिक्स, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मीन मिक्सिंग ऑफ गैसेस ड्यू टू मॉलिक्यूलर मोशन, कि मॉलिक्यूल्स की मोशन की वजह से गैसेस जो है वो आपस में मिक्सअप हो जाती हैं। इसकी जो हमारे पास कॉमन एग्जाम्पल वही है, वही एग्जाम्पल है कि जब आप परफ्यूम को स्प्रे करते हैं तो आप देखते हैं कि आप एक कॉर्नर में करते हैं रूम के और वो दूसरे कॉर्नर में आपको स्मेल आती है, उसकी फ्रेग्रेंस आती है। वो क्यों आती है? क्योंकि जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास क्या करते हैं, मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारे पास इफ्यूजन। इफ्यूजन क्या है? The movement of the escaping of gas molecules one by one with collision through a very small hole from a region of higher pressure towards a region of lower pressure is called effusion. अच्छा, आपके पास डिफ्यूजन की मैं आपको एग्जांपल बताना चाहूंगी। 3 एग्जांपल्स मैं आपसे डिस्कस करती हूँ। द स्प्रेडिंग ऑफ फ्रेग्रेंस ऑफ अ रोज और एनी अदर फ्लावर। डिफ्यूजन की एक और एग्जांपल है मिक्सिंग ऑफ 2 नॉन रिएक्टिंग गैसेस। और थर्ड एग्जांपल उसकी है बर्स्टिंग ऑफ अ व्हीकल टायर। जैसे बर्स्ट होता है तो आपके पास मॉलिक्यूल्स जो है वो मूवमेंट करते हैं। याद रखें, ये गैस के मॉलिक्यूल्स में बहुत ज्यादा ताकत होती है। जितने भी आपके पास ये हैवी ट्रक्स वगैरह हैं वो किसके ऊपर चलते हैं, वो टायर्स में। टायर्स में क्या होते हैं, गैस होती है, गैस मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मॉलिक्यूल्स एक वॉल के साथ जब प्रेशर एक्सर्ट करते हैं तो एक प्रेशर से ये चीज मूव करती है। वो इतना बड़ा ट्रक, इतना हैवी लोडेड ट्रक जो है वो आपके पास उन टायर्स पे मूव कर रहे होते हैं। उन टायर्स में क्या होता है, गैस होती है। गैस के मॉलिक्यूल्स को आप ये ना समझे कुछ भी नहीं है, एक अच्छा खासा प्रेशर एक्सर्ट कर देते हैं, ठीक है। सो इफ्यूजन की हम बात करते हैं। इफ्यूजन क्या है? मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर प्रेशर टू लोअर प्रेशर बट थ्रू अ स्मॉल होल। एक स्मॉल होल से जब आपके पास गैसेस जो है वो मूव करते हैं तो वो हमारे पास क्या होता है, इफ्यूजन है, ठीक है। वही है, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे बट एक स्मॉल होल से जाएं, तो ये हमारे पास इफ्यूजन है। लाइक एस्केपिंग ऑफ गैस और एयर फ्रॉम अ बलून, पंक्चरिंग ऑफ अ व्हीकल टायर। जैसे आपके पास टायर जो है वो पंक्चर हो जाता है तो आप उसमें क्या करते हैं, आप देखते हैं कि स्मॉल होल से जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स निकलते जाते हैं, एज अ रिजल्ट वो टायर है वो आपके पास खराब हो जाता है। एंड एस्केपिंग ऑफ अ गैस और एयर फ्रॉम अ बलून, एक बलून से आपके पास जो है तो वो निकलते हैं। वो कैसे, एक स्मॉल सा पॉइंट लगता है, स्मॉल सा डॉट होता है, हॉल होता है, उसमें से हमारे पास निकलता है। ओके, हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन? Diffusion basically the spreading and mixing of molecules is due to collision, while in effusion the spreading of molecules is due to their tendency to escape one by one. ठीक है। Diffusion, in this process molecules move from higher concentration towards lower concentration. In effusion, molecules move from a region of higher pressure towards lower pressure. जहाँ पे प्रेशर कम होता है वहां पे मूव करती हैं। Diffusion, 2 or more gases are involved in diffusion. While in effusion only one gas is involved. उसमें जरूरी नहीं आपके पास ज्यादा गैसेस हो, एक गैस भी है वो आपके पास मूवमेंट शो करती है। और जो हमारे पास डिफ्यूजन है उसमें दो या दो से ज्यादा गैसेस भी इन्वॉल्व होती हैं। In diffusion takes place in gases and liquids, while effusion takes place only in gases. आपके पास effusion just gases में होती है,
जो बाकी डाइफ्यूजन है वो गैसेस में भी होता है, लिक्विड में भी होता है। अगर एग्जांपल्स देखें तो डाइफ्यूजन की वही आ जाएगी स्प्रेडिंग ऑफ स्मेल, बर्स्टिंग ऑफ अ व्हीकल टायर, और इफ्यूजन में क्या आ जाएगी श्रिंकिंग ऑफ बैलून, पंचरिंग ऑफ अ व्हीकल टायर। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन डाइफ्यूजन एंड इफ्यूजन। सारी आपके पास डाइफ्यूजन एंड इफ्यूजन दिखाई गई है, पार्टीशन दिखाई गई है, डाइफ्यूजन दिखाई गई है, इफ्यूजन एक होल। So this is the differences between diffusion and effusion. Our next topic is Graham's law of diffusion. Introduction: this law was proposed by a Scottish scientist Thomas Graham in 1829 to explain the rate of diffusion of gases. What is the statement of Graham's law of diffusion? According to this law, the rate of diffusion of a gas is inversely proportional to the square root of their densities or molecular masses at the same temperature and pressure. मीन्स कि आपके पास रेट ऑफ डाइफ्यूजन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, स्क्वायर रूट लें अगर आप डेंसिटी के या फिर मोलिकुलर मैसेज के। यहाँ पे आप डी भी लिख सकते हैं और एम भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेशर और टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होगा। प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटा के हम इक्वल्स टू लगाते हैं और साथ में ऑब्वियसली एक कांस्टेंट एड होगा, दैट इज के। इट इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। Let us consider two gases 1 and 2 having rates of diffusion as ρ1 or ρ2 या R1, R2 and their densities is D1 and D2 respectively. According to Graham's law, R1 किसकी इक्वल हो जाएगा K by under root D1 और R1 is अगर आप D1 को उधर मल्टीप्लाई कर लें तो मल्टीप्लाई बाय D1 is equals to K। और जो गैस 2 के लिए देखेंगे तो R2 rate of diffusion of gas 2 is equals to K by under the root D2 और R2 into under the root D2 is equals to K। ये इक्वेशन 1 एंड 2 आ गया। अगर आप इन दोनों को डिवाइड करें तो ये आपके पास बन जाएगी K by K R1, ये सारा आ जाएगा और यहाँ से K को आप कैंसिल कर ले और अंडर द रूट D1 by D2 को इक्वल्स टू के उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके ऊपर चला जाएगा, डिनोमिनेटर में ऊपर जाके नोमिनेटर में चला जाएगा और ये जो नोमिनेटर में वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी, R1 by R2 is equals to under the root D2 by D1। अब इसको देख के हम कह सकते हैं डेंसिटी ऑफ अ गिवन मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलिक्यूलर मास। So Graham's law of diffusion can also be written as R1 by R2 is equals to under the root M2 by M1। M1 और M2 भी लिख सकते हैं क्योंकि हम डेफिनेशन में कहते हैं कि या तो ये डेंसिटीज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, या तो ये डेंसिटीज के या फिर किसके हमारे पास मोलिक्यूलर मासेस के, तो आप D की जगह M भी लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट है हमारे पास ग्राम्स लॉ ऑफ डाइफ्यूजन के बारे में। ये भी कहता है दिस इज अ गैस लॉ व्हिच रिलेट्स द रेट ऑफ डाइफ्यूजन और इफ्यूजन ऑफ अ गैस टू इट्स मोलर मास। ठीक है, वही बात होगी कि मोलर मास को भी बताता है। लाइट गैसेस इफ्यूज और डिफ्यूज क्विकली एंड हैवियर गैसेस इफ्यूज और डिफ्यूज स्लोली। जो आपके पास इक्वेशन जो हमने पीछे देखी है तो उससे हम ये कह सकते हैं कि जो लाइटर गैसेस होती हैं, लाइटर गैसेस कि डेंसिटी या मोलर मासेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, रेट ऑफ डाइफ्यूजन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। मींस जो गैस लाइटर है, ठीक है, लेस डेंसर है, तो उसका रेट ऑफ डाइफ्यूजन जो है वो ज्यादा होगा, वो जल्दी डिफ्यूज होगी। और जो हैवी है वो हमारे पास क्या होगी, लेट हमारे पास डिफ्यूज होगी। ये इसको हम देख के कह सकते हैं ना, रेट ऑफ डाइफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटी या मोलर मासेस। कि ऐसी गैस जिसकी डेंसिटी ज्यादा है या जिसका मोलिकुलर मास ज्यादा है वो हमारे पास स्लोली मूव करेगी, और जिनका मोलर मास या डेंसिटी कम है वो हमारे पास स्पीडली मूव करेगी। सो ग्राम्स ऑफ डाइफ्यूजन के बारे में देखें, आपको बता सकते हैं दिस मीन लाइट गैसेस इफ्यूज और डिफ्यूज क्विकली एंड हैवी गैसेस इफ्यूज और डिफ्यूज स्लोली। हाइड्रोजन, हीलियम, अब दो गैसेस यहाँ पे आपको बताइए, हाइड्रोजन एंड हीलियम। हीलियम इज लाइटर देन हाइड्रोजन। जो गैस लाइटर है हमारे पास वो क्या होगा, स्लोली, जो गैस हमारे पास हैवी है वो स्लो मूव करेगी और जो गैस हमारे पास लाइटर है वो स्पीड से मूव करेगी। इसकी एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन देखते हैं। दिस लॉ कैन बी इजिली वेरीफाइड इन द लेबोरेटरी बाय नोटिंग द रेट्स ऑफ डाइफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इन अ ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब लेंगे, ठीक है, two cotton plugs soaked in HCl and NH3 solutions are introduced in the open ends of 100 centimeter long tube. HCl molecules travel a distance of 40 centimeter while NH3 molecules cover 60 centimeter in the same time. At point where they react produce white smoke of ring of NH4Cl। अब आपके पास ये एक लॉन्ग ट्यूब है, दोनों एंड्स ओपन है। एक एंड में आपने क्या रखा, मैं इसको जरा सा जूम कर देती हूँ। एक एंड में आपने क्या रखा,
सॉरी, एक जो हमारे पास एंड है उसमें हमने रख लिया जी, एक वाली साइड पे जो एक ओपन एंड है उसमें हमने एक कॉटन रखा जिसको HCl में डिप किया हुआ था, और दूसरे साइड पे हमने वो रखा जिसको हमने किस में डिप किया हुआ था, अमोनिया। तो जो ओपन एंड्स हैं, एक ओपन एंड में हमने अमोनिया वाला कॉटन रखा, मतलब कॉटन को आपने अमोनिया में डिप करके एक तरफ रख लिया, और एक साइड पे हमने कॉटन को HCl में डिप करके रख लिया। आप अपनी बुक से ये देखें, उसमें क्लियर आपको इमेज मिलेगा। जो HCl है वो देखा गया कि उसने 40 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया, और अमोनिया ने जो है वो 60 सेंटीमीटर जो है वो डिस्टेंस कवर किया है। और जहां पे ये दोनों मिलती हैं गैसेस, वहां पे इन्होंने जो व्हाइट स्मोक बना है, और वो व्हाइट स्मोक किसका है, NH4Cl का, आप देख सकते हैं। HCl ने कम डिस्टेंस कवर किया है और अमोनिया ने ज्यादा। रिएक्शन क्या है, NH4 प्लस HCl गिव्स अस NH4Cl। अब हमारे पास अगर आप देखें तो आपको इसकी वेलोसिटीज कैसे फाइंड आउट करेंगे, S इज इक्वल टू VT होता है, S डिस्टेंस ट्रेवल बाय गैस, V इज इक्वल टू S बाय T। तो वेलोसिटी जब हमारे पास आती है S बाय T में हमारे पास वेलोसिटी आती है, डिस्टेंस कवर्ड बाय अमोनिया इज 60 सेंटीमीटर एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय HCl इज 40 सेंटीमीटर। पुटिंग वैल्यूज इन द अबव इक्वेशन, velocity of NH3 is equals to 60 by T and velocity of HCl is equals to 40 by T। इक्वेशन 4.33 जो है इसको 4.34 पे डिवाइड करें तो आपके पास आ जाएगा velocity of ammonia डिवाइडेड बाय velocity of HCl is equals to V ammonia डिवाइडेड बाय V HCl। ये हमारे पास velocity है ना, velocity of ammonia डिवाइडेड बाय velocity of HCl। तो कितनी है velocity of ammonia हमारे पास, 60 by T प्लस 40 by T। इन दोनों को आप करें तो आपके पास कितनी आएगी, 1.5 आएगी। अगर आप ये मल्टी प्लस करके आप देखें तो आपके पास कितनी आएगी, 1.5 डिवाइड करें, सॉरी प्लस नहीं है, 60 को आप 40 पे डिवाइड करें तो आपके पास 1.5 आएगा। कैसे है देखिए, वेलोसिटी ऑफ अमोनिया 60, वेलोसिटी ऑफ HCl 40। आप यहाँ पे अगर टाइम को इस टाइम कंसिडर ना करें, आप जैसे इसकी वेलोसिटीज को देखें तो आपके पास वेलोसिटी कैसे आएगी, आप लिखेंगे velocity of ammonia and HCl gases depends on the distance covered by them। ये डिस्टेंस पे डिपेंड करती है। टाइम तो उन्होंने कहा सेम टाइम है, तो मींस T सेम है दोनों के लिए। अगर लेट्स सपोज 1 है दोनों में तो आप 1 लिखे तो आपके पास ये कैंसिल हो जाएगा, 1 सेकंड से 1 मिनट आएगा, ठीक है। तो दोनों में टाइम आपके पास सेम है, तो हम यहाँ पे टाइम को कंसिडर नहीं करते बल्कि हम लिखेंगे velocity of ammonia डिवाइडेड बाय velocity of HCl which is equals to 60 डिवाइडेड बाय 40, और 60 को 40 पे डिवाइड करेंगे तो आपके पास कितना आएगा, 1.5। इट मींस अमोनिया ट्रेवल्ड 1.5 टाइम्स फास्टर देन HCl। कि आपके पास जो है हमारे पास वैल्यू क्या आई है, 1.5 आई, और ये अमोनिया को हमने लेके देखा है, HCl को हमने डिवाइड किया, इसके ऊपर अमोनिया हमने देखा है। अमोनिया और HCl के दरमियान जो डिफरेंस आ रहा है उनकी वेलोसिटी में वो 1.5 का आ रहा है। तो इट मींस कि अमोनिया ने 1.5 टाइम्स ज्यादा ट्रेवल किया है, किससे, हमारे पास HCl से। अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पे देखिए, द रेशियो शोज द रिलेटिव रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस व्हिच मे बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रैम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। सो अब रेट ऑफ डिफ्यूजन जो हमारे पास था उसमें हम पुट करते हैं रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl। अंडर द रूट आ जाएगा डेंसिटी ऑफ HCl डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ NH3। क्यों, क्योंकि देखिए हमारे पास जो पीछे इक्वेशन आई थी ये R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू अंडर द रूट D2 बाय D1 है, मतलब R2 जो है उसकी डेंसिटी ऊपर है और R1 की डेंसिटी नीचे लिखी हुई है, ठीक है। ये हमारे पास ऑपोजिट आया था, R1 के सामने मतलब रेट जो गैस 1 है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट 2 की डेंसिटी के, मतलब डेंसिटी गैस 2 की डेंसिटी के। और जो हमारे पास गैस रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकंड गैस है वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है अंडर द रूट किसके, गैस 1 की डेंसिटी के, ठीक है। तो ये हमारे पास अगर आप लिखेंगे तो आपके इसके सामने जो है आप किसकी लिखेंगे, डेंसिटी ऑफ HCl डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ अमोनिया। वैल्यूज पुट करें आपके पास, अब हमारे पास डेंसिटी ऑफ HCl कितनी है, 1.66 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब है, और अमोनिया की कितनी होती है, डेंसिटी 0.76 ग्राम पर डेसीमीटर क्यूब होती है। ये कैलकुलेटेड वैल्यूज हैं, ठीक है, मतलब कैलकुलेट की हुई है पहले से। तो 1.66 डिवाइडेड बाय 0.766 और ये कितनी आ जाएगी, 1.477, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 है। तो आप देख सकते हैं दोनों से आपके पास जो रिजल्ट है आप ऐसे फाइंड आउट करें या ऐसे फाइंड आउट करें, रिजल्ट आपके पास सेम आया 1.5, मींस के अमोनिया इनके दरमियान में जो डिफरेंस आ रहा है वो 1.5 का है, और आप कहते हैं अमोनिया जो है वो 1.5 टाइम्स जो है वो ज्यादा स्पीड से मूव करता है एज कम्पेयर टू HCl।
अच्छा, नेक्स्ट आप मोलिक्यूलर मैसेज को लेके देखें तो हमने डेंसिटी को लेके देखे, देखते हैं मोलिक्यूलर मैसेज को लेके अगर हम वैल्यू कैलकुलेट करें तो क्या इतनी वैल्यू आएगी या चेंज आएगी। सो रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ NH3 डिवाइडेड बाय रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ HCl अंडर द रूट MHCl डिवाइडेड बाय MNH3। वैल्यूज पुट करें, HCl का कितना होता है 36.5 मोलर मास होता है और इसका 17 है, वैल्यूज पुट करें तो आपके पास 1.5 आएगी। तो इट मीन्स कि हमारे पास अगर हम इसको देखते हैं कि आप डेंसिटी को लें, मोलिकुलर मैसेज को लें, तो आपके पास जो कैलकुलेशंस हैं, जो आंसर है वो सेम आएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है दिस लॉ इज डिराइव्ड डायरेक्टली फ्रॉम द काइनेटिक मोलिकुलर थ्योरी। अब ये यहाँ पे वही वाली जो एक्सप्लेनेशन हमने पहले की उसको जरा सा डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन उसी तरह कैलकुलेशन करके बताएगी है। अच्छा, नेक्स्ट है हम इसको यहाँ पे लिखेंगे लेट्स ट्राई इट आउट। नाउ सैंपल प्रॉब्लम, हाउ मच फास्टर डज O2 escape through a porous container than SO2? Use the periodic table to get the molecular weight of gases. Molecular weight ऑक्सीजन का कितना आ गया 32.0 ग्राम पर मोल, SO2 का इतना आ गया। आप वैल्यूज में पुट करें फॉर्मूला में, मोलर मास ऑफ SO2 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 इज इक्वल्स टू VO2 डिवाइडेड बाय SO2। यहाँ पे वैल्यूज पुट करें तो ये कितनी आ जाएगी 8 डिवाइडेड बाय 5.6। ये कैसे आई है, पहले 64 का अंडर रूट लिया है डिवाइडेड बाय 32 का अंडर रूट लिया है तो 8 बाय 5.6 आया है, जिसको आपने फर्दर डिवाइड किया तो आंसर कितना आया है 1.41। तो इट मींस कि हमारे पास ऑक्सीजन जो है इट डाइफ्यूज 1.41 टाइम्स एज फास्टर एज SO2। हाउ मच फास्टर डज O2 escape, मतलब O2 का आपको पूछा हुआ है कि O2 कितने टाइम कैसे फास्टर जो है वो मूव करते हैं देन SO2, तो आप O2 ऊपर रखेंगे और SO2 जो है हमारे पास नीचे आएगा। आप लोगों ने बताना है कि कितने वैल्यू पे वो हमारे पास क्या करता है, फास्टर मूव करता है। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस की बात की जाए डिफ्यूजन की, व्हेन समवन assorts meat with garlic and onion, the volatile substances responsible for the aroma of the spices vaporize and mix with the gas in the air. A balloon filled with air and a buoy allows the gas to escape. The gas molecules will diffuse among the molecules of air and mixture of gases will occupy the whole room. Thus we say that a gas spread throughout the space available to it. So these are the applications of Graham's law of diffusion. So ये हमारे पास था Graham's law of diffusion। फिर आप एक दफा सुने, हमारे पास डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर ये था कि जो टोटल प्रेशर होता है किसी भी गैस का, वो उसके अंदर जितनी भी गैसेस प्रेजेंट होती हैं उन सब के प्रेशर को सम करेंगे तो आपके पास टोटल प्रेशर आएगा। फिर हमने उसको एक्सपेरिमेंटली भी वेरीफाई किया। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हमारे पास जो रेट होता है किसी भी गैस की स्पीड, रेट हमारे पास स्पीड होता है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है उसके डेंसिटी या मोलिकुलर मैसेज पे। मतलब जितनी हैवी गैस है उतना स्लोली मूव करेगी और जितनी मतलब आपके पास लाइटर वेट है गैस का, तो वो हमारे पास उतने ही इजीली स्पीड से मूव करेगी। हैवी गैस है स्लो मूव करेगी, लाइटर गैस है तो स्पीड से फास्ट मूव करेगी। आप वैसे भी देखें, जनरली आपको एक गैस दी जाती है, आप उसकी मोलिकुलर मैसेज को देख के ही फौरन बता सकते हैं कि कौन सी गैस जो है वो स्पीड से मूव करेगी, कौन सी नहीं। आपको मैं कहती हूँ एक ऑक्सीजन गैस है और एक जो है SO2 गैस है, तो आप अगर इनके मोलर मैसेज को निकालें तो आप फौरन देख के बताते हैं O2 का मोलिकुलर मास कम है और हमारे पास SO2 का ज्यादा है, तो इट मींस कि O2 जो है वो स्पीड से मूव करेगी। तो आप उसको ऊपर नोमिनेटर में रखेंगे और दूसरे को डिनोमिनेटर में रखेंगे, ठीक है, या मोलिकुलर मैसेज देख के फौरन बता सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। जज़ाकल्लाह फॉर लिसनिंग।